हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बिना टाइम गवाए आपको फटाफट कुछ एक दो स्लाइड में कुछ बताना है, फिर अपनी क्लास पर चलते हैं। ठीक है, तो बताना ये है कि आप हमें फॉलो कर लें टेलीग्राम पर। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर, और और आप हमारे चैनल को शेयर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपका हर नोटिफिकेशन प्रत्येक क्लास का आपके पास समय से पहुंच सके। राइट, तो अब चलते आगे। आपको मैं बता दूं, आज जो पढ़ेंगे उसकी प्लेलिस्ट और बता देती हूँ कि आपको अपनी प्लेलिस्ट मिलेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से मिलेगी आपको, यहाँ से ये। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट नोट्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी देखने को। तो आप जाइए, पहली जो क्लासेस जितने भी कराई गई हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, और हमारी 2 दिन दो दिन जो क्लास होती है वो मतलब फ्राइडे और वो सॉरी थर्सडे और फ्राइडे को जो होती है वो हमारी कहानी की होती है। मंडे टू वेडनेसडे रामचंद्र शुक्ल की होती है। मंडे टू अरे ये मंडे टू वेड होती है, और ये थर्सडे टू फ्राइडे होती है। और सैटरडे संडे ऑफ होता है क्योंकि मुझे भी अपने काम करने होते हैं। ठीक है, इसलिए। और प्लेलिस्ट इसलिए बनाई ताकि आपको क्लास के लिए उधर इधर ना भटकना पड़े, इधर उधर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए, पहली क्लासेस देखिए। कहानी की ये है प्लेलिस्ट, कहानी प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। इस प्लेलिस्ट का नाम ये है, तो आप देख सकते हैं। और आपको सभी कहानियां हिंदी समय.com से भी मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि हमें एक साथ एक जगह सभी चीजें चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर आपको सभी क्लास की पीडीएफ, जैसे मान लो अब आपको कहानी पढ़ाई जा रही है तो आपको वहाँ पर सारी कहानी अपलोड कर दी गई है, तो जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। राइट, तो फिर हम निबंध पढ़ेंगे तो फिर निबंध की आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ऐसी 1 बाय 1 यूनिट की सभी पीडीएफ वहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब मिलता रहेगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब चलते हैं हम आगे। ये हमारी क्लास है, जैसा इस पर लिख रहा है वैसे आपको पढ़ने को मिलेगा। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एंड ऑल हिंदी एग्जाम्स, ये बुक ऐसी है रामचंद्र शुक्ल की, सभी एग्जाम्स में काम आती है। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 80 से 90% सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसलिए ये अपने आप में बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट बुक है। देखो, यूनिट 2 को, नेट जेआरएफ की जो यूनिट 2 है उसे प्रॉपर हम कंप्लीट नहीं कर पा सकते क्योंकि ये एकदम ब्रॉड है। ये मतलब यूनिट 2 को छोड़कर सारे यूनिट एक तरफ, ये यूनिट एक तरफ, बराबर से एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन हम इसे अच्छे से कवर कैसे करेंगे? शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। यानी आप यदि आप डिटेल में जाना चाहते तो मैं बता दूं, जो भी आप चाहे वो क्लास आप देखें जब आपको अपलोड मतलब 8:30 बजे मिल जाएगी तब देखें, चाहे या उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी देखें, जब भी देखें बुक के साथ देखें। मैं भी पढ़ाती हूँ, आपको बुक के साथ ही पढ़ाती हूँ, ताकि एक दो पॉइंट नोट कराने हो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इस स्लाइड में नहीं ऐड हो पाए हैं, तो वो मैं आपको बता सकूँ। इसलिए हमेशा बुक के साथ मैं पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को भी बुक के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज 8:30 बजे आपकी क्लास मिल जाएगी, तो पढ़े आप। चलते अपनी क्लास पर। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि हर जरूरतमंद के पास फ्री कंटेंट जा सके, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट नोट्स हैं। ये टीजीटी पीजीटी या जिसमें भी रिटर्न एग्जाम होते हैं, मतलब कहने का रिटर्न एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल है ये वाले नोट्स। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए थ्योरी डिटेल में भी जाना पड़ता है, और शॉर्ट नोट्स में मैंने बिल्कुल वो पॉइंट रखे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए भी हैं और पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे 8:30 बजे क्लास मिल जाएगी। ये यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको रामचंद्र शुक्ल सीरीज है और आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। आज पढ़ेंगे हम प्रकरण 4, फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं क्या होती है? फुटकल रचनाएं होती है, जैसे मान लो किसी ने सारे राइटर तो रख दिए लेकिन कुछ राइटर रह जाते हैं, जैसे विविध, जैसे आपके बुक में भी सिलेबस में भी विविध लिख रहे हैं, तो विविध राइटर को उन्होंने इसमें रखा है। ठीक है, फुटकल रचना में विविध जो बाकी के बचे हुए हैं वो उन्होंने फुटकल रचनाओं में रखे हैं। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने।
तो ये है हमारे फुटकल रचनाएं। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। ठीक है, वीरगाथा काल का यहाँ पर अंत होता है, यानी आदिकाल का अंत। वीरगाथा काल को आदिकाल कहा जाता है। ठीक है, मैंने आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है वो स्लाइड मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वहां से यूपी जीआईसी जन यूपी टीजीटी पीजीटी को कोई से एग्जाम में प्रश्न फंसा है वहां से, तो आप जाकर देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीरगाथा काल का अंत जो होता है अमीर खुसरो से और विद्यापति जी से होता है। ठीक है, और हम ये जो वीरगाथा काल पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। ठीक है, कभी आपको बुक डाउट हो कि किस पे, वैसे मैंने लिख रखा है अपने प्लेलिस्ट पर भी शुक्ल सीरीज और थंबनेल पर भी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल सीरीज में क्या पढ़ेंगे हम, वीरगाथा काल का अंत किससे होता है, अमीर खुसरो विद्यापति से। यानी कि वीरगाथा काल के लास्ट में जो फुटकल रचनाओं में आते हैं वो कौन से कवि आते हैं, वो आते हैं अमीर खुसरो विद्यापति जी। ठीक है, अब इसमें हमें फुटकल रचनाओं के आते आते हमें क्या भाषा का स्वरूप बिल्कुल पूर्ण तरीके से बदलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और वीरगाथा काल का जो समापन होता है वो जनता के असली बोलचाल की भाषा का उदय करता है। यानी वीरगाथा काल खत्म हुआ, जनता की बोलचाल भाषा स्टार्ट हो जाती है, उसका उदय हो जाता है। पश्चिम की बोलचाल जो है वो दिल्ली के अमीर खुसरो की है। पूर्व का नमूना जो देखने को मिलता है वो विद्यापति जी में देखने को मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लिखित साहित्य के रूप में ठेठ बोलचाल की भाषा का यह प्रथम स्पष्ट रूप, यानी कि विद्यापति के अंतर्गत ही ठेठ बोलचाल की भाषा का प्रथम स्पष्ट रूप जो देखने को मिलता है वो हमें पूर्व के नमूने में मिलता है, कहा के विद्यापति जी के रचनाओं में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति पूछ ली जाती है, ठेठ बोलचाल किसने कहा, ठेठ बोलचाल की भाषा किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं। अमीर खुसरो का परिचय देखो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमीर खुसरो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इनका परिचय। परिचय यह है कि समय काल इनका जो माना जाता है पृथ्वीराज की मृत्यु के 19 वर्ष पीछे, 90 वर्ष पीछे। ठीक है, 90 वर्ष बाद संवत 1249 से संवत 1389 तक। देखो ये कोड वाले में भी पूछे जाते हैं और माइनर चांस, माइनर रेयर मिस्टेक करके भी पूछ ले जाते हैं। रेयर कैसे, यहाँ पे 90 की जगह आपको 80 लिख देंगे, 70 लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, तो और आप बाकी ये सारा सही लिख देंगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लाइन तो सही है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा माइनर चांस, माइनर मिस्टेक कर देते हैं, रेयर थोड़ा सा, और फिर हम क्या हमें जल्दी में पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु के समय के बाद ये वाला समय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये ध्यान में दिया। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से सोल्व करना पड़ता है, इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राज्यश्रय क्या रहा है, गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। किसने, अमीर खुसरो जी ने। किस किसका, गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना अमीर खुसरो जी ने देखा है। व्यक्तित्व इनका क्या रहा है, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि ये माने जाते हैं। ठीक है, स्वभाव ये बड़े ही विनोदी, मतलब स्वभाव से बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये एक तरीके से पंक्ति है और ये पूछ ली जाती है, ये अमीर खुसरो के बारे में किसने कहा है, तो ये कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा है अमीर खुसरो का, जनता की सब बातों में पूरा योगदान देना, यानी कि जनता की जो भी बातें होती थी उसमें अमीर खुसरो पूरा योगदान अपना देते थे। तो ये हमें शॉर्ट परिचय मिल जाता है, आप इसे फ्लो चार्ट में ऐसे बना सकते हैं, आप अपने 4-5 पॉइंट्स में इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं अगर रिटर्न किसी का एग्जाम है और ये कोड वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में हो तो ये कोड वाले एग्जाम में पूछ लिए, मतलब कोड वाले जो प्रश्न होते हैं पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब इनकी काव्य भाषा और शैली क्या रही है, अब देखते हैं क्या रही है, देखते हैं। भाषा, प्रमुख रचनाएं, सबसे बड़ी विशेषता, पहेलियों और मुकरियों में ठेठ खड़ी बोली है इनकी,
यानी अमीर खुसरो की बिल्कुल ठेठ खड़ी बोली देखने को मिलती है। ठेठ खड़ी बोली बोलचाल मिलती है इसमें इनकी पहेलियों में और मुकरियों में। गीतों और दोहों में क्या मिलते हैं? ब्रजभाषा या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा। ध्यान रखना है, पहेलियों और मुकरियों में तो मिलती है आपके इनके अमीर खुसरो जी की ठेठ खड़ी बोली, ठीक है। और गीतों और दोहों में ब्रजभाषा या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा देखने को मिलती है। प्रमुख रचना इनकी ये रही है, पहेलियां, मुकरियां और दो सफुने। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इनकी? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता, यानी इनके जो रचनाएं हैं उनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इनकी रचनाओं की। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी कहे हैं, पर पहचान इनकी उक्ति वैचित्र्य से ही होती है। यानी कि रसीले लिखे हैं ना, बहुत लिखे हैं, पर लेकिन अगर जो असली पहचान बताएंगे, सबसे बड़ी विशेषता बताएंगे इनकी रचनाओं की, अमीर खुसरो जी की, वो रहेगी उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन यानी खुसरो बनाम कबीर। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी में और खुसरो में क्या मतलब तुलना की है, वो देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्यान रखना क्या तुलना की है। लक्ष्य, अमीर खुसरो का लक्ष्य तो रहा, अमीर खुसरो का क्या लक्ष्य रहा है? अमीर खुसरो का लक्ष्य रहा है जनता का मनोरंजन करना, ठीक है। कबीर जी का धर्मोपदेशक, बिल्कुल, उन्होंने खंडवाद किए बहुत ज्यादा धर्म के उसमें। एक मिनट, ठीक है। तो वे धर्मों के उपदेशक ज्यादा थे कबीर। इनकी भाषा ठेठ खड़ी बोली की ओर अधिक ध्यान, और भाषा घिसकर चिकनी हो गई थी, इनकी भाषा ऐसी थी। कबीर जी की भाषा पंजाबी लिए राजस्थानी है, यानी पुराने रूप अधिक देखने को मिलते हैं कबीर जी की रचना में। स्वरूप क्या रहा इनका? इनका स्वरूप रहा अंग्रेजों का ध्यान जैसे बोलचाल की भाषा की ओर रहता है, वैसा ही खुसरो का था। यानी अंग्रेजों का ध्यान इन्होंने अपनी भाषा की तरफ खींचना चाहा, जैसे अंग्रेजों का अपनी भाषा पे रहता है ना, ऐसे ही अमीर खुसरो जी का भी जो ध्यान था अपनी भाषा पे ही था ज्यादा, ठीक है, पकड़ थी कैडी। ऐसे अब इन्होंने कबीर जी ने क्या, बानी पोथियों की भाषा का सहारा खुसरो की अपेक्षा अधिक लिया है। यानी कि इन्होंने बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिया है कबीर जी ने, लेकिन खुसरो से ज्यादा लिया है, खुसरो की अपेक्षा अधिक लिया है, ठीक है। अब चलते आगे, इनकी प्रसिद्ध पहेलियां आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ भी वाक्य में आ चुकी हैं और कुछ आएंगी, और ये वैसे भी ऐसी चीज है जो रिपीट होती रहती है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएंगी, निश्चित भी नहीं कह सकती आएंगी आएंगी, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देख लेते हैं एक एक करके इनकी पंक्तियों को। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, यानी दिया बाती। एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए। तो क्या? पैजामा। अरब तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये है हमारा दर्पण। इम्पोर्टेंट है, ये सारी पंक्तियां जो है पूछ ली जाती है, पूछी गई हैं, पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाएंगी भविष्य में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे विद्यापति, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि वीर गाथा काल यानी फुटकर रचनाओं का जो अंत होता है, वीर गाथा काल का अंत जो होता है वो विद्यापति और अमीर खुसरो से होता है। तो ऐसे ही अब ये हमने अभी तक जो पढ़े थे अमीर खुसरो के बारे में पढ़े थे, अब विद्यापति मैथिल कोकिल जी ने कहा जाता है। अब देखते क्या इनके बारे में। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, यानी कि विद्यापति का जो उल्लेख किया गया है वो अपभ्रंश के अंतर्गत वो आ चुके हैं, उल्लेख हो चुका है। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है, ये पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाए है विद्यापति जी। राइट। भाषा विवाद, बंगाल का दवा, बंग भाषा वाले इन्हें अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है, इन्होंने मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति जी के बारे में कहा है कि इन्होंने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकले होने के कारण हिंदी से अलग माना है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं कि विद्यापति जी जो है उन्होंने बिहारी और मैथिली को मागधी से अलग
मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। ठीक है, मागधी से अलग नहीं। बिहारी और मैथिली को याद रखना, बिहारी और मैथिली भाषा को मागधी से निकलने के कारण, ये मागधी भाषा से निकली थी बिहारी और मैथिली, तो उसे इन्होंने हिंदी से अलग बता दिया है। ठीक है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का मत है, इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, साहित्य का विभाजन केवल भाषा शास्त्र शब्दावली पर नहीं हो सकता, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि साहित्य का विभाजन केवल भाषा शास्त्र शब्दावली पर नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं आगे। ब्रह्म और यथार्थ, श्रृंगार बनाम भक्ति, यानी कि ब्रह्म यथार्थ क्या है, ब्रह्म क्या था, ब्रह्म ये था कि उन्हें भक्ति कवि भी कहते हैं, और श्रृंगारिक कवि कुछ श्रृंगारिक समझते हैं और कुछ भक्त कवि समझते हैं विद्यापति जी को। और यथार्थ भी यही है इनकी कि यथार्थ मतलब इनकी वास्तविकता है क्या, मतलब ये देखना है। मूल प्रकृति, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक कौन थे, राधा कृष्ण। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोड वाले प्रश्न में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है वन लाइनर में। ये अभी तक कोड वाले में देखा है मैंने, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, कि कृष्ण विद्यापति जी ने नायक नायिका को किसके रूप में माना है, तो राधा कृष्ण को माना है। ठीक है, परंपरा, इन पदों की रचना जयदेव गीत गोविंद के अनुकरण पर हुई है। परंपरा, इन पदों की जो परंपरा रही है इनकी, क्या रही है वो, गीत गोविंद के अनुकरण पर, यानी गीत गोविंद का इन्होंने अनुसरण किया है। ठीक है, धार्मिक सत्या, विद्यापति क्या थे, शैव थे, इम्पोर्टेंट। उन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। एक रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति जी के बारे में ये पंक्ति दी है, ये मैंने जैसे कि 2004 से और 2000 अब तक, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं, एनालिसिस किया है, उसमें अभी तक मेरी नॉलेज में ये 2 बार प्रश्न पीवाईक्यू में आ चुका है, तो ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोड में भी पूछ लिया जाएगा और ये आपका वन लाइनर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं आगे। समय, काल और राज्यश्रेय, यानी विद्यापति जी का समय क्या रहा, उनका राज्यश्रेय क्या रहा। समय देखते हैं, समय है संवत 1460। ठीक है, अगर इसे ईस्वी में लाना हो तो आपको 57 घटा देने हैं, अगर आपको संवत में लाना हो तो आपको 57 ऐड कर देने हैं, राइट। अब चलते हैं आगे। संवत 1460 सक्रिय काल। ठीक है, इनका ये सॉरी, ये इनका समय है। राजश्रेय तिरहुत के राजा थे, कौन, राजा शिव सिंह के, ये वर्तमान में थे। प्रसिद्ध, इनका प्रसिद्ध पद का अंश क्या है, ये पंक्तियां हैं, एक पंक्ति और है, मैं बता देती हूँ, वो इसमें टाइप नहीं कर पाई, बता देती हूँ मैं अभी, देख के, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो भी। पंक्तियां, एक दो पंक्ति तो आपको यही मिल जाती है, ये वाली तो एक पंक्ति पूरी, ये आपको एक दे दिया उसके लाइन। ठीक है, तो सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, भन विद्यापति सुन, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहली है। भन विद्यापति सुनु बरजोवती, ईसम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रति माने। और तीसरी पंक्ति में आपको बोलकर बता देती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप किताब लेकर बैठे होंगे, जो भी वीडियो को अब देख रहा है वो भी, और जो बाद में देखेगा वो भी। ठीक है, हाँ, तीसरी पंक्ति जो हाईलाइट करी हुई है मैंने, वह है, काली कहर पिए सांझी रे, जाइबी मई मारू देश, मोए अभाग गिली नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेस। ठीक है, ये तीनों पंक्तियां मैंने हाईलाइट की हुई है। स्टार्टिंग की पंक्ति देख लेते हैं तो कोड वाले प्रश्न निकल जाते हैं, स्टार्टिंग की और लास्ट की, मेरा मानना तो ये है, स्टार्टिंग की और लास्ट की पंक्ति देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट की पंक्ति इसकी है, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रही मैं, इसलिए इस पैराग्राफ की कली वाला जो बताया, काली कहल पिया सांझरी, क्योंकि उसमें विद्यापति शब्द आया हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि ये विद्यापति जी की ही पंक्ति है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो बताई नहीं। ये जो दोनों पंक्ति है, ये वाली और ये वाली, ये एक ही पैराग्राफ की है, ये स्टार्टिंग की पंक्ति है और ये लास्ट की पंक्ति है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। निष्कर्ष क्या रहा? अब हमने वीरगाथा काल में विद्यापति जी भी पढ़ लिए, अमिर खुसरो भी पढ़ लिए, ठीक है, मतलब फुटकल रचनाओं में। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें हमारे सारे जितना पढ़ा हुआ होता है ना, जैसे हमारा प्रकरण 4 है, प्रकरण 4 पढ़ लिया, तो उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है वो जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं, साहित्य की अखंड धारा, वीर गाथा काल की समाप्ति मोटे हिसाब से देखा जाए तो महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था, जिससे जनता की चित्तवृत्ति बदली। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मत है, इम्पोर्टेंट है ये, क्या है देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। कहने का था मतलब ये है कि कभी काव्य सरिता जो है वो आगे कम हो गई है, मतलब उसकी गति मंद पड़ी है, लेकिन फिर भी हमें इतना ये 900 वर्षों का इतिहास रहा है कि हम उसे कभी भी सूखी महसूस नहीं करते, हम नहीं पाते उससे सूखा हुआ काव्य को। वो अभी भी ऐसे जीवित लगता है, मतलब शाकाहारी लगता है एकदम, वो सूखा हुआ नहीं महसूस होता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि बेशक काव्य की गति मंद पड़ गई है, क्योंकि आजकल गद्य की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, काव्य कम हो रहा है, तो वही कहना चाह रहे कि फिर भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता सूखी हुई, हम उसे नहीं पाते काव्य को। ठीक है, ये उनका कथन है। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप बुक लेकर पढ़ रहे होंगे, उसमें हाईलाइट कर लीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ है, लेकिन मैंने कोशिश करा है इन स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों को इंक्लूड करना है। ठीक है, जो भी है, जो मुझे लगा, कुछ रह गई है एक दो पंक्तियां, पर कोई नहीं, वो क्वेश्चन के थ्रू भी कर लिए जाएंगे, जैसे कुछ रह जाते हैं एक दो पॉइंट, उसका कुछ नहीं है, पर लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है इन स्लाइड में आपका जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट्स नोट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक तो जरूर इंक्लूड करूँ, वो कर दिए हैं। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बढ़िया लगेगा ये, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक मुझे कोई पता नहीं चलेगा कि आप चाहते क्या हैं। फीडबैक बहुत जरूरी होता है, फीडबैक देते तो मेरे भी हौसला बढ़ता है कि हाँ स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। बस यही है, छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी वीडियो को देखें बुक के साथ देखें, ठीक है, ताकि आप हाईलाइट भी करते चलें, और फिर कभी भविष्य में आप बुक खोलें तो आपको हाईलाइट ना करना पड़े, बार बार अपनी बुक से पढ़ लें या वीडियो से पढ़ लें, ये हो जाता है एक बार हाईलाइट करने के बाद। ठीक है, और बस लास्ट में यही कहूंगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि कोई ऐसा है जिसके पास, मतलब जिसे फ्री कंटेंट चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर है बहुत, लेकिन पढ़ाने के तरीके सबके अलग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार चैनल को शेयर करें, वीडियो को देखें, और हो सकता है तुम्हारे समझ में आए लेकिन उसके लिए अच्छा हो, तो इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, बस ऐसे ही कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अब हमारा जो ये आदिकाल खत्म हो चुका है, अब हमारा शुरू होएगा भक्ति काल। तो भक्ति काल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।